नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारी प्रदान करना जिससे आप अभी तक अनजान हैं या अनदेखे हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे उपभोक्ता की, उपभोक्ता संरक्षण की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की और आपके अधिकार की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुमन कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए। जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है। मैं चाहूंगा इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहां तक उपभोक्ता का सवाल है, उपभोक्ता जिसको अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं, वह शख्स है जो कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, अर्थात उसको खरीदता है। वस्तु से मतलब उन चीजों से है जिसे हम खरीदते हैं, जैसे कि मान लिया हमने एक टेलीविजन खरीदा, एक फ्रिज खरीदा, एक एयर कंडीशनर खरीदा, कैमरा खरीदा, या अगर एक बिस्किट खरीदा, खाने पीने की वस्तुओं की बात करें, कोई और डब्बा बंद प्रोडक्ट खरीदा, तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। जहां तक सेवा का सवाल है, सेवा आपने एयरलाइंस के लिए एक टिकट खरीदा, ट्रेन का एक टिकट खरीदा, एक डॉक्टर की सेवा ली, तो ये सारी सेवाएं आती है। तो वह व्यक्ति जो किसी सामान को खरीदता है या किसी सेवा को खरीदता है और उसके लिए पैसे देता है, वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अर्थात उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सामान के लिए या किसी सेवा के लिए शुल्क प्रदान करता है। इसमें वैसे लोग नहीं आएंगे जो किसी सामान को मुफ्त में प्राप्त करते हैं, या वैसे लोग जो कि मध्यस्थ है, अर्थात मान लीजिए कोई सामान एक होलसेलर देता है एक रिटेलर को, तो एक रिटेलर भी उस सामान को होलसेलर से खरीदता है। थोक विक्रेता से वो सामान रिटेलर खरीदता है और रिटेलर फिर एक कंज्यूमर को बेचता है। तो वो रिटेलर जो होगा, जो बिचौलिया होगा, वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा और उपभोक्ता के डिफिनेशन से उसे बाहर रखा जाएगा। सर, आपने उपभोक्ता कौन है इसके बारे में जानकारी दी। सर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, किन किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है और क्या अधिकार दिए गए हैं, मैं चाहूंगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पार्लियामेंट से पास कराया। 1986 में यह महसूस किया गया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है और एक न्यायिक व्यवस्था की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप कोई सामान खरीदते हैं जो कि मात्रा में कम होता है, 100 ग्राम डब्बे पे लिखा है और 96 ग्राम ही दे रहा है, या फिर उसकी गुणवत्ता में कमी होती है। जैसे कि आप सोना खरीदते हैं, वो 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, ये उस पर लिखा होना चाहिए। और उस पर अगर दुकानदार कम दे देता है, कम कैरेट का सोना देता है, तो वहां क्वालिटी की बात आ जाती है, फिर नंबर की भी बात आ जाती है, संख्या में भी कुछ कम कर देते हैं। अर्थात विभिन्न किस्म की धोखाधड़ी सेवाओं में और वस्तुओं की बिक्री में होती है। आप सेवा ले रहे हैं किसी एयरलाइंस का, आपको समय पे पहुंचना है, पटना से दिल्ली के लिए आप जा रहे हैं और दिल्ली में आपको कोई इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट है और एयरलाइंस की फ्लाइट 2 घंटे लेट हो जाए, आप वो नहीं कर पाए, तो उस सेवा में भी कमी मानी जाएगी। तो इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए और उपभोक्ता के हितों को की रक्षा के लिए इस उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया और समय के अनुसार इसमें अलग अलग परिवर्तन भी होते गए। 1986 में इसके लिए कंप्लेन करने के लिए जिला फोरम, राज्य फोरम और नेशनल फोरम की स्थापना की गई। जिला फोरम में आप कंप्लेन कर सकते थे इनिशियली, अगर आपको 20 लाख तक का आपका शिकायत है, 20 लाख तक का कोई क्लेम बनता है, तो उसके लिए आप जिला फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। और 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का अगर कोई शिकायत बनता था, तो उसके लिए आप राज्य फोरम में कंप्लेन कर सकते थे। और राज्य फोरम में 1 करोड़ से ऊपर का जो कंप्लेन होगा वो नेशनल फोरम में जाता था। नेशनल फोरम में अगर कोई कंप्लेन के अगेंस्ट भी आपको जाना है, अगर उसकी सुनवाई आप करवाना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो एक न्यायिक प्रक्रिया बना दी गई जिसके तहत उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा करे। सर, आपने उपभोक्ता संरक्षण 2019 की बात की, उसमें बदलाव किए, किस तरह के बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं और क्या बदलाव ज्यादातर देखने को मिले 2019 में जो अधिनियम आया, उस पर मैं चाहूंगा आप और विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। 2086 और 2019 के बीच में तकरीबन 33-34 वर्षों का अंतर आया। और होता क्या है कि 33-34 वर्षों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बाजार के तरीकों में परिवर्तन होता है। इन तरीकों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया, जो कि पार्लियामेंट में 19 में पास हुआ और लागू 2020 से हुआ। कोरोना काल चल रहा था उस समय, 20 में लागू हुआ। देखिए परिवर्तन क्या क्या आया बाजार में। ई कॉमर्स नहीं होता था, मोबाइल नहीं था, टेलीविजन उतना नहीं फैला हुआ था, प्रचार प्रसार उतना नहीं होता था। तो मोबाइल आने के बाद ई कॉमर्स कंपनियां आई। आजकल आप देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट है मार्केट में, अमेजन है, या इस ढंग की सैकड़ों कंपनियां बड़ी हुई हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को भेजती हैं। तो 1986 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अमेजन से आप कोई सामान खरीदें और उसको आप उस पर कंप्लेन करना हो तो आप कहाँ करेंगे। आपके समझ में नहीं आता अमेजन का ऑफिस कहाँ है, इंडिया में कहाँ है, अमेरिका में कहाँ है, आप कहाँ करेंगे कंप्लेन। जब किसी को अधिकार दिए जाते हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अगर आप अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ अधिकार कर्तव्य तो आपको है जिनके पालन आपको करने चाहिए। पहली बात तो उपभोक्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उसके बारे में जानकारी सही प्राप्त कर लें। आजकल जानकारी सारी की सारी लिखी रहती है, प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखना, ये हर मैन्युफैक्चरर को निर्देशित है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में लिखे। जैसे कि मान लिया आप कोई दवा खरीद रहे हैं तो दवा का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, दवा के इंग्रेडिएंट्स कौन है। अगर उसमें पैरासीटामोल की गोली है तो पैरासीटामोल के साथ मान लिया डाइक्लोफेनेक है तो वो है, कितना है पैरासीटामोल, 500 मिलीग्राम है, डाइक्लोफेनेक कितना है, ये चीजें जाननी जरूरी होती है। टेलीविजन खरीदें, टेलीविजन के बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है। तो इन चीजों की जानकारी अपने तरफ से जितनी ज्यादा हो सके वो प्राप्त करने की कोशिश करें। सब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उतने जानकार नहीं होते, इसलिए सब लोग उतना नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सामान खरीदने के समय वो बिल जरूर ले। अगर वो बिल नहीं लेते हैं तो उनके सारे अधिकार वहीं पे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये हक है कि आप रसीद लें जब भी आप खरीदारी करने जाते हैं। तो ये बात ध्यान दें कि आपको रसीद लेना अनिवार्य है। आपकी वो एक दस्तावेज का वो काम करता है, आगे चलकर आपको वो बहुत महत्वपूर्ण चीजों में काम देगा। सर, एक अगर बात करें सूचना के अधिकार की, तो सूचना का अधिकार क्या है? कई अधिकार है, चुनने का अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार सबसे पहले जब खरीदारी करने जाते हैं तो हमें जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी होती है। तो सूचना का अधिकार क्या है, मैं चाहूंगा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया विकास जी। एक सूचना का अधिकार एक अलग अधिनियम है जो कि 2005 में भारत सरकार द्वारा लाया गया। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों, सरकारी पदाधिकारियों के कामकाज के संबंध में, स्कूल कॉलेज जो भी सरकार से संबंधित है, इनके कामकाज के संबंध में कोई भी आम व्यक्ति सूचना मांग सकता है। किसी भी सूचना को, कोई मान लिया कोई टेंडर होता है किसी विभाग द्वारा, बिजली विभाग द्वारा एक टेंडर किया गया, तो वो टेंडर का प्रोसेस कैसे हुआ, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, क्या किस आधार पे उसको, जिसको निविदा मिली, जिसको टेंडर अलॉट हुआ, किस आधार पे मिला, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। किसी विद्यार्थी का अगर किसी एग्जाम में मार्क्स कम आया है तो वो मार्क्स की सीट मांग सकता है सूचना के अधिकार में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो कंप्लीट अलग चीज है। जहां तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके सेक्शन 6 में ये बात कही गई है कि सूचना का अधिकार एक उपभोक्ता को है। एक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो प्रोडक्ट के बारे में जाने, अर्थात प्रोडक्ट के ऊपर सारे स्पेसिफिकेशन लिखने होंगे। जैसे मान लिया आपने एक फिलिप्स का म्यूजिक सिस्टम खरीदा, तो उसके कंपोनेंट कहाँ से बने हैं, उसमें लिखा रहता है कि मेड इन चाइना फलाने फलाने कंपोनेंट लगे हुए हैं, या मेड इन कोरिया फलाने फलाने कंपोनेंट लगे हुए हैं और ये असेंबल किया गया है। तो इसमें ये सूचना लगी रहती है। अगर आप एक दवा लेते हैं तो दवा में वो सूचना रहती है कि कब एक्सपायरी डेट है, कब उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कौन सा बैच नंबर है। अगर वो दवा जो विक्रेता है, अर्थात जो कंपनी जो सेल कर रही है, वो कंपनी खुद सेल कर रही है, वो खुद बना रही है, या किसी दूसरे से लोन लाइसेंस में उसने बनवाया हुआ है, ये भी लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाई इतना, सेल बाई या मार्केटेड बाई फलाना फलाना कंपनी का नाम रहता है। तो ये सारी सूचनाएं, जैसे आप एक गोल्ड लेते हैं, ऑर्नामेंट लेते हैं, तो उस पर वो सूचना रहता है कि वो 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, ये सूचना भी रहती है। तो ये सारी सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम 2020 में जो आया, 2019 उसको कहेंगे, 2019 अधिनियम जो कि 20 में इंप्लीमेंट हुआ, में के सेक्शन 6 में ये निर्देशित है कि ये सारी सूचनाएं प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक को जानने का अधिकार है। जो लेवल पे है वो लेवल पे रहेगा। इसके अलावा ग्राहक अगर चाहे तो पूछ सकता है रिटेलर से जहां से वो सामान खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर से भी इंक्वायरी वो कर सकता है।
तो सूचना का अधिकार यही है जिसके बारे में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से मायना रखते हैं। सर, अधिकार अगर मिले हैं, कई अधिकार मिले हैं, तो उसके साथ साथ परेशानियां भी जरूरी है कि आएंगी ही आएंगी। तो अगर निवारण की बात करें, निवारण के अधिकार की बात करें, तो निवारण का अधिकार क्या है? किस तरह से हम जो परेशानियां होती है उसका निवारण पा सकते हैं? उपभोक्ता जो है उसके संबंधित जो परेशानी है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या किस तरह अर्जी जो है वो डाल सकते हैं? मैं चाहूंगा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ये सेंट्रल अथॉरिटी की स्थापना की गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि नेशनल लेवल पे काम करेगा और जिसके अंतर्गत एक महानिदेशक का पद सृजित किया गया है और महानिदेशक के अंतर्गत एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी बनाया गया है। मान लीजिए आप किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, इवन भ्रामक विज्ञापन से, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आते हैं, उस एडवर्टीजमेंट से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वहां सीधा कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर वो एक्शन ले सकता है। लेकिन एक आम उपभोक्ता की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जैसे कि आपको अदालतीय व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट बने हुए हैं। उसी ढंग से नेशनल लेवल पे एक नेशनल आयोग बना हुआ है जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट को रिड्रेस करता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बना हुआ है, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है। अब तीनों में कौन कौन से कंप्लेन जाने चाहिए, इसके लिए एक आर्थिक तंत्र की स्थापना कर दी गई है, एक इकोनॉमिक पैरामीटर बना दिया गया है, जो कि अगर हम थोड़ा पहले से 1986 की बात करें तो जिला फोरम हुआ करता था, जिसका नाम अब जिला कमीशन कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अब कर दिया गया है, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम कहलाता था। इसमें 1986 में 20 लाख तक के कंप्लेन जा सकते थे उस एक्ट के अनुसार। 1 करोड़ तक के कंप्लेन आपको जा सकते थे स्टेट फोरम में और 1 करोड़ से ऊपर के कंप्लेन आपको जा सकते थे नेशनल फोरम में। लेकिन अब लिमिट को थोड़ा घटाया बढ़ाया गया है, जैसे कि 2019 में आपको इस लिमिट को बढ़ा करके डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक कर दिया गया था और डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट फोरम में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया और 10 करोड़ के ऊपर के कंप्लेंट्स जो थी वो नेशनल फोरम में जाते थे। लेकिन ऐसा देखने में आया कि जब 1 करोड़ तक के कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने लगे तो कंप्लेंट्स की भरमार हो गई, क्योंकि आम उपभोक्ता जो कंप्लेन करता है वो 10,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख तक का होता है। लेकिन 50 लाख, 1 करोड़ तक के कंप्लेंट भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते थे, तो बहुत सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम में आ गए और स्टेट फोरम में कम केसेस जाते थे, नेशनल फोरम में कम केसेस जाते थे। तो इसको 2022 में अमेंड किया गया और अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो लिमिट है वो 50 लाख तक कर दिया गया। 50 लाख तक का अगर कोई आप कंपनसेशन मांगते हैं, कोई क्लेम है आपका, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। 50,000 से लेकर के अगर 2 करोड़ तक का आपका कंप्लेन है, 50 से ऊपर 2 करोड़ तक, तो आप स्टेट फोरम में, राज्य आयोग में कर सकते हैं। और अगर 2 करोड़ से ऊपर का आपका कंप्लेन आता है तो आप नेशनल फोरम में कर सकते हैं। ये कंप्लेन की प्रक्रिया बनाई गई। इसमें भी अपील करने की प्रक्रिया है। मान लिया जिला आयोग में आपने कोई कंप्लेन किया और आप उससे असंतुष्ट हैं, या उसमें कोई कंपनसेशन आपको अवार्ड किया गया, आप असंतुष्ट हुए, या जिसपे कंपनसेशन किया गया विक्रेता असंतुष्ट, तो वो राज्य आयोग में अपील कर सकता है और राज्य आयोग के किसी फैसले के खिलाफ वो नेशनल आयोग में अपील कर सकता है। यहाँ तक कि नेशनल आयोग के अपील के खिलाफ में अगर वो उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और माननीय उच्चतम न्यायालय से उसको न्याय दिलाने की प्रक्रिया है। इसके अलावा कुछ, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि नेशनल लेवल पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो स्थापना की गई, राष्ट्रीय उपभोक्ता प्राधिकार की जो स्थापना की गई, उसमें अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है या कोई और भी कंप्लेंट प्रूव्ड होता है तो उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, पहली बार अगर कोई ऑफेंस करता है तो। वही ऑफेंस अगर दूसरी बार किया जाए तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक दंड भी लगता है, 2 लाख तक का आर्थिक दंड पहले ऑफेंस पे लग सकता है, जिसको कि बढ़ा करके 5 लाख तक का किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डर्स के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। एक बहुत नामी क्रिकेटर का नाम आया था एक बिल्डर के साथ, जिसके बाद उन पर एक्शन भी लिया गया। इसके अलावा मान लिया कोई सिनेमा का हीरो है, कोई क्रिकेटर है, कोई और अन्य व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है और वो प्रोडक्ट गलत है, तो वहां आप पर भी एक्शन हो सकता है, इंडोर्सर पर भी एक्शन हो सकता है, मैन्युफैक्चरर पर भी एक्शन हो सकता है। अब हम लोग आते हैं कि अगर कोई आम व्यक्ति कंप्लेन करना चाहे तो जिला फोरम में कंप्लेन कैसे करेगा। वो खुद कंप्लेन कर सकता है कोर्ट फी लगा करके। कोर्ट फी जो निर्धारित है
ट्रिप्लिकेट में 3 प्रतियों में उसको कंप्लेन करना होता है। वो खुद जाकर के वहां रिसीव करा सकता है कंप्लेन को, जिसकी सुनवाई का तारीख तय किया जाएगा और फिर आगे सुनवाई होगी। वो चाहे तो अपने एजेंट के माध्यम से या अपने वकील के माध्यम से अपने केस को रख सकता है, जिसके बाद सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद अगर उसका मामला सच पाया गया तो उस पर तो उचित कार्रवाई भी की जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि कंप्लेन कब तक किया जा सकता है। आपने एक फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीदने के बाद उसमें कोई खराबी आ गई और पर अगले 5 साल तक आप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक लिमिटेशन पीरियड, एक सीमा बनाया गया है कि अगर आपको जिस दिन कंप्लेन आता है उसमें किसी भी सामान में या किसी भी सेवा में कंप्लेन आपको दिखता है तो आप उसके 2 साल के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। 2 साल के बाद अगर कंप्लेन करते हैं तो उसकी कंप्लेन की सुनवाई नहीं होगी। कंप्लेन पिटिशन जो होता है, जो उसका प्रार्थना पत्र जो होगा, जो एप्लीकेशन होगा, उसको आप भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसमें लिखना होगा कि कब आपने सामान खरीदा, किस मैन्युफैक्चरर का बनाया हुआ है, किस दुकान से आपने खरीदा, किस तिथि को खरीदा, कौन सा कॉज ऑफ एक्शन आपका क्या है, क्या उसमें प्रॉब्लम आया, क्या समस्या आया जिसके चलते आप उसको लौटाना चाहते हैं या आप उससे कंपनसेशन चाहते हैं, जो कंपनसेशन आप पाना चाहते हैं उसका क्या आधार है। ये सारी चीजें लिख करके एक कंप्लेन आम आदमी भी जिला फोरम, राज्य फोरम या नेशनल फोरम में कर सकता है। जहां तक डॉक्टर की सेवा का सवाल है, अगर डॉक्टर के द्वारा कोई नेग्लिजेंस किया जाता है और ये प्रूव हो जाए कि उनके द्वारा जानबूझ करके नेग्लिजेंस किया गया, ये आमतौर पे सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब ने रुई का बंडल रख दिया पेट का ऑपरेशन करते समय और रुई के बंडल के बाद पेट की सिलाई कर दी और फिर वो मरीज ठीक भी हो गया, लेकिन बाद में वो कंप्लेन आया तो ये सेवा में नेग्लिजेंस माना जाएगा। हाल ही में एक घटना हुई थी पटना के किसी अस्पताल में कि किसी मरीज का पैर गलती से काट दिया गया। तो ये सारी गलतियां होती हैं जो नेग्लिजेंस के चलते होती हैं। इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। 1990 के दशक में हमको याद है पटना में एक नामी चिकित्सक हुआ करते थे जिनके आंख के ऑपरेशन के बाद कुछ खराबी हुई थी और उनके 5 लाख का कंपनसेशन जिला आयोग ने मरीज को दिलाया था। तो डॉक्टर भी अगर नेग्लिजेंस करेगा तो डॉक्टर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जद में आता है और उस पर भी ये एक्ट लागू होता है। सर, सरकार द्वारा भी कई ऐसे कैंपेन, कई ऐसे स्कीम चलाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि वो ठगी के शिकार न हो और कहीं ना कहीं वो सफल भी काफी हद तक हो पाए हैं। एक बहुत सारे ऐसे कैंपेन में चाहूंगा उस कुछ कैंपेन के बारे में आप चर्चा करें, जैसे जागो ग्राहक जागो और कई तरह के कैंपेन में चाहूंगा उसके बारे में आप बताएं। जागो ग्राहक जागो एक बहुत बड़ा कैंपेन है जो कि हमेशा सरकार की तरफ से आप भी देखते होंगे, टेलीविजन, रेडियो, अखबारों, इसके अलावा पोस्टर्स वगैरह के माध्यम से भी ग्राहकों को जागरूक करने का एक अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार जो होती है जनहित में काम करती है। सरकार हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि आम आदमी का वेलफेयर हो, आम आदमी के कल्याण के लिए योजनाएं सरकार बनाती है और मौजूदा सरकार भी इससे अलग नहीं है। इसलिए अमेंडमेंट किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत ग्राहक को उनके अधिकारों के प्रति, जिनकी चर्चा हम अभी तक करते आए हैं, उन अधिकारों के प्रति सजग किया जाता है कि भाई आप मैन्युफैक्चरर के बारे में जानिए, आप बिल्डर के बारे में जानिए, कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो उस बिल्डर के बारे में आप जानिए कि वो बिल्डर क्या है, किस कैटेगरी का है, उसने प्रीवियस प्रोजेक्ट क्या की है, अभी क्या कर रहा है, या कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई दवा खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे सिगरेट, तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे वार्निंग लिखी होती है कि सिगरेट पीना हानिकारक है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब सीधा लिखा जा रहा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो ग्राहक को यह बात बताया जा रहा है, सरकार द्वारा यह स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। अगर आप जानने के बाद भी उसको पीते हैं तो आप पे, लेकिन सरकार इस चीजों को बता करके, अभियान चला करके इन चीजों को बता रही है। जैसे कि ग्राहक के द्वारा भी हमने बताया कि सबसे जरूरी चीज है किसी कंप्लेन को करने के लिए आपको बिल लेना जरूरी है। तो बिल आप लीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, चीजों को जानिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, एक्सपायरी डेट देखिए। तो इस तरह के कंपेन सरकार चला करके समाज सेवी संस्थाएं भी चलाती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सारी सरकारें, और आम जागरूकता भी लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। बहुत सारे संगठन है जो कि इस ढंग की जागरूकता को फैलाते हैं और इस पे काम कर रहे हैं।
जी, ज़रूरत है हमें जागरूक रहने की, उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की, अपने कर्तव्यों के बारे में और अपने अधिकार के बारे में अपने जो है उनको जानने की आवश्यकता है ताकि वो किसी भी प्रकार के ठगी के शिकार ना हो। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। दर्शकों, बहुत कम समय में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में और आपके कौन-कौन से कर्तव्य हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जितने निदान हमने बताए, जितने शिकायत निवारण के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, उन सारे कानूनों की जद में बस एक बात आती है कि अगर आप अपने अधिकार लेना चाहते हैं, तो जो सामान आप खरीदें, जो सेवा आप खरीदें, उसका सबूत जरूर रखें, अर्थात बिल जरूर रखें। अगर आप बिल रखेंगे तभी आप उसका कंपनसेशन पा सकेंगे, उसके बदले में आप मुआवजा पा सकेंगे। साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। एक प्रोडक्ट, कोई भी सामान, कोई भी सेवा किसी भी चिकित्सक के यहाँ जाने के पहले, यहाँ तक कि मैं वकील के बारे में भी कहूंगा, किसी के यहाँ जाने के पहले आप इन चीजों को जान लें, उनके बारे में जानें और तभी जाकर के उन सामानों को खरीदें, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं और कहीं आपको गलत सेवा न मिल जाए, कहीं आपको गलत प्रोडक्ट नहीं मिल जाए और गलत प्रोडक्ट मिले, गलत सेवा मिले तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सके। इसलिए आपने पैसा पे किया, इसकी रसीद और जो सामान खरीदा उसका बिल, ये होना बहुत जरूरी है। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी दी उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया स्टूडियो में बुलाने के लिए और दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए। धन्यवाद। आज के अंत में हमने बात की उपभोक्ता की, उपभोक्ता संरक्षण की और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। आपके कर्तव्यों के बारे में बताया कि उपभोक्ता के क्या-क्या कर्तव्य हैं और उनके अधिकार क्या-क्या हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।